चलिए, तो आप लगातार देख रहे हैं हॉट सीट पर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल। और अब बात करते हैं पीलीभीत सीट की, जहां से वरुण गांधी का टिकट जो है वो कट गया है। जितिन प्रसाद जो हैं मंत्री केंद्र में, उनको टिकट मिला है और यहां पर उनका मुकाबला है भगवत सरन गंगवार से। तो यहां पर क्या कुछ कहता है हमारा ओपिनियन पोल, जरा हम बता दें। जितिन प्रसाद आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन क्या वरुण प्रिया यहां पर बीजेपी के लिए कुछ मुसीबत का सबब बन सकते हैं, या फिर वो पार्टी के अनुशासनात्मक सिपाही तो कभी नहीं रहे, पार्टी की योजना से लेकर नेता से लेकर हर चीज में कमियां निकालते रहे और शायद उसका खमियाजा उन्हें अपने टिकट से भी चुकाना पड़ा है। एमपी रहे तभी उन्होंने उस डिसिप्लिन को नहीं माना, शायद इसी वजह से उनका टिकट कट गया है। लेकिन अब वो क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं इंडिपेंडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ये अलग होगा। नॉमिनेशन का बकायदा एक पर्चा भी ले लिया है और ठीक है, वो तो चलता रहता है। लेकिन ये सीट को आप जब पीलीभीत का जिक्र कर रहे हैं तो इसे जितिन प्रसाद वर्सेस जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उसके चुनाव के तौर पे मैं नहीं देखता। ये बीजेपी वर्सेस अदर्स है या समाजवादी पार्टी है, क्योंकि ये सीट केवल बीजेपी की वजह से जीतेंगे। जितिन प्रसाद जी का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ये थोड़ा सा उसके 10-20% रिस्क फैक्टर कोई बढ़ाएगा। शांतनु जी, देखिए, जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और आज देखिए मौजूदा वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद का चेहरा कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, और क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी लगातार जीतते आए, क्या ये नुकसान भी दे सकता है भाजपा को? देखिए, जब वरुण गांधी जैसा नाम आप ड्रॉप करते हैं तो आपको एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट देना पड़ता है, और कांग्रेस से छोड़ के आए, जैसा आपने कहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं इस समय योगी सरकार में, काम अच्छा चल रहा है उनका। तो मेरे ख्याल से सीट, जैसा आनंद जी ने कहा, जैसा विजय जी ने कहा कि ये भाजपा की लड़ाई ज़्यादा है उसके अपोजिशन कैंडिडेट से। और वरुण गांधी वाले में मैं देखना ये भी चाहूँगा कि वरुण गांधी क्या कहीं और से पर्चा बढ़ते हैं और भाजपा का मेनका गांधी जी को सुल्तानपुर की सीट देते समय मेरे ख्याल से इतना तो बार्गेन रहा होगा कि आप वरुण गांधी को समझाएं और उनको बिठाएं। इस वक्त हमारे साथ हैं देवेंद्र। यहाँ पर जिस तरह से शांतनु जी कह रहे हैं कि बागी नहीं होंगे पीलीभीत से वरुण, कुछ ना कुछ बार्गेन तो हुआ होगा। आपके पास क्या अंदर खेमे की खबरें हैं? नहीं, बिल्कुल बार्गेन नहीं हुआ है और वरुण गांधी पूरे इस मूड में नजर आ रहे हैं कि वो पीलीभीत सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और इस बात के संकेत तो आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव दे रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्टली कि वरुण गांधी पे बहुत सीरियसली विचार किया जाएगा। और उस परिस्थिति में कैंडिडेट ने भी कह दिया कि अगर वरुण गांधी आएंगे तो अपनी उम्मीदवारी को छोड़ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और वजह ये थी कि खतरा तो मेनका गांधी के ऊपर भी था। हालांकि आप देखें तो पीलीभीत पर तकरीबन 3 दशकों से 30 साल हो गए कि माँ बेटे दोनों का जादू वहाँ पर चलता है, और आबादी के हिसाब से उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। अगर 25% के आसपास मुस्लिम हैं, उनमें से मुसलमानों का एक हिस्सा मेनका या वरुण के साथ जुड़ा भी रहा है। कहीं ना कहीं रूप में वो उनसे कार्यक्रम को लेकर लाभान्वित होते रहते हैं, तो उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन 17% SC कम्युनिटी का वहाँ पे वोट है, और बीजेपी का कैडर अपने मजबूत करना वहाँ पे एक बड़ी चुनौती इस लिहाज से रहेगी कि पीलीभीत को मेनका और वरुण ने एक तरह से अपनी लिगेसी के तौर पर ही सिंचित किया है, क्योंकि वरुण गांधी इतना एक्सट्रीम जा चुके थे और कहीं से भी उनके यूटर्न का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पार्टी को बार बार एम्बैरेस कर रहे थे। तो पार्टी के भीतर तो एकदम से ये राय बन गई थी कि वरुण को टिकट नहीं देना। और मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के स्तर पे एक भी नेता ऐसा नहीं था, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उनमें से किसी ने भी वरुण गांधी का नाम कहा हो। जितिन प्रसाद की बात करें तो जितिन प्रसाद जरूर उनका फर्स्ट चॉइस पीलीभीत नहीं था। वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। सोर्सेस का ये कहना है कि वो चाह रहे थे कि धरहरा जो कि उनकी सीट है वहाँ से उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको टिकट दिया गया। खतरा मेनका गांधी के ऊपर भी था। खतरा इस रूप में कि अगर रायबरेली से सोनिया गांधी आए तो प्रदेश के कई सारे नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में कहा था कि क्यों ना फिर रायबरेली मेनका गांधी को भेजा जाए। वैसा क्योंकि हुआ नहीं, तो मेनका गांधी अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रही है। लेकिन वरुण गांधी को लेकर बीजेपी में चाहे लखनऊ की बात कर लें या दिल्ली में बात करें, एकदम से क्लैरिटी है कि पार्टी के रोल के हिसाब से उनकी कोई भूमिका नहीं है और ना ही वो कभी इस चीज की कदर करते हैं। समीर जी, दोनों का टिकट काट के तो शायद गांधी परिवार के दोनों ही सदस्यों को बीजेपी आउट कर दे, इतना स्ट्रांग मैसेज भी शायद पार्टी नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ पर मेनका का टिकट तो बरकरार रखा, लेकिन अगर वरुण बागी होते हैं तो कितनी मुश्किल जितिन प्रसाद के लिए हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 ऑप्शन थे वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेके। या तो वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को टिकट दे दें, या वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को टिकट काट दें, या एक को टिकट दे एक को टिकट न दे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मतलब एक घर के अंदर आधी खुशी आधा गम वाली जो बात होती है कि भाई मेनका गांधी को टिकट दे दिया और वरुण गांधी का टिकट काट दिया। देखिए, वरुण गांधी को मालूम था इस बात को
कि भारतीय जनता पार्टी में उनको जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के साथ और उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ भी संबंध खराब हो चुके हैं, वो इस बात को जानते थे कि उनकी टिकट कटने की पूरी संभावना है और इसलिए वो लगातार पिछले 2 साल से अपने क्षेत्र में बहुत लंबा काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अपने क्षेत्र के अंदर, बहुत जनसंपर्क बनाया, ये जानते हुए कि अगर मेरा टिकट कटता है तो मेरे पास अगर निर्दलीय लड़ने की स्थिति आए तो मैं जीतने की स्थिति में रहूं, या मैं अगर समाजवादी पार्टी या किसी और अन्य दल से लड़ता हूं तो मैं फाइट में बना रहूं और मैं ये सीट निकाल सकूं। मुझे लग रहा है पीलीभीत के अंदर वरुण गांधी ये देखकर ही लगातार पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे। जमीनी स्तर पर उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वरुण गांधी अभी उन्होंने ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि उन्हें मतलब मेनका गांधी ने कहा है कि वो चुनाव न लड़े, इस तरह की खबर आ रही है। शायद संगठन में चुनाव के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट कर सकती है, इस बात की भी चर्चा चल रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि वरुण गांधी इस मूड में नहीं है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो क्या पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे या किसी और सीट पर वो जा सकते हैं, ये देखना बाकी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वरुण गांधी के चुनाव लड़ेंगे तो पीलीभीत से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां 2 साल से बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अब देखना पड़ेगा वो लड़ते कि नहीं लड़ते। मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ते हैं, किसी पार्टी का बाहर से समर्थन या समर्थन लेते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प रहेगा क्योंकि उसके आगे वरुण गांधी की राजनीति की दिशा भी तय होगी। पीलीभीत को भी समझना पड़ेगा। पीलीभीत जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो 1989 में मेनका गांधी ने जीती थी और 91 के इलेक्शन के अलावा फिर जब 96 का हुआ तब से लेकर आज तक जी मेनका गांधी वरुण गांधी, मेनका गांधी वरुण गांधी वहां पर है। पिछली बार उन्होंने एक्सचेंज भी माँ बेटों ने इसीलिए सीट की थी कि वो वहां पर हो जाए और वरुण गांधी ने 5 लाख से ज्यादा वहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। इसलिए नहीं, और वरुण गांधी लगातार वहां पर, जैसे समीर भी कह रहे हैं, लगातार काम करते रहे। तो इसलिए पीलीभीत को वरुण गांधी मेनका गांधी की सीट के तौर पर जब देखेंगे तो आपको उसके इक्वेशंस समझ में आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट नहीं होगी, खासतौर से तब जब वरुण गांधी वहां पर यदि कैंडिडेट हो जाते हैं तो। मैं इसको विजय जी, मैं थोड़ा डिफरेंटली इसको देखता हूं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जीते वहां, और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में 30% वोटों का अंतर है। पीलीभीत उन चुनिंदा सीटों में है पूरे भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक मत मिले थे। तो अगर आप पीलीभीत को समग्रता में देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी देखना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तो कम से कम हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि मोदी योगी का नाम राम लहर और संगठन की मजबूती जो है वो यहाँ पे जितिन प्रसाद को अभी आगे आसान जीत जो है दिलवा रही है। लेकिन अगर वरुण गांधी क्या कुछ अपने आगे की राजनीति तय करते हैं, उससे भी क्या कुछ फैक्टर ऐड होंगे, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन अब सुल्तानपुर की सीट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सुल्तानपुर में मेनका गांधी को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया और यहाँ पे उनका मुकाबला होगा भीम निषाद से, सपा की ओर से। और एक बात साफ है कि मेनका गांधी ने कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बातें नहीं की और जिसका फायदा मेनका गांधी को मिला है। मेनका गांधी को फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जैसे कि अभी हमारे मेहमान चर्चा कर भी रहे थे कि अंदेशा था कि हो सकता है कि मेनका गांधी को भी खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन में रही हैं। ऐसी कुछ भी बातें नहीं बोली जिससे पार्टी को डेंट लगे और इसीलिए भरोसा जताया। विजय जी, मेनका गांधी को उतारना, बेटे का टिकट कटा लेकिन मां को टिकट दिया गया है, तो मैसेज साफ है कि देखिए, जैसे कि अभी समीर जी भी कह रहे थे, एक ही घर में आधी खुशी आधा दुख। हाँ, तो वो दुविधा उन्होंने रख दी। हालांकि मेनका गांधी पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव जीती, 14,500 कुछ वोटों से वो वहां पर जीती है। लेकिन ये दुविधा उन्होंने उस परिवार के लिए छोड़ दी है कि अब वो न पार्टी छोड़ सकते हैं न पार्टी में ठीक से रह सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, जो समीर जी ने कही ना, वो बात इंपॉर्टेंट है कि गांधी फैमिली को यदि आप दोनों टिकट काट देते थे, वो एक अलग पॉलिटिकल मैसेज जाता और वो गांधी परिवार के जवाब के लिए, यानी गांधी परिवार दूसरा जो हमारा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी, उसके लिए एक सिरदर्द बनाए रखा जाए, क्योंकि यदि उनको दोनों को टिकट नहीं मिलता तो वो कहीं भी जा सकते थे ना, उसकी एक संभावना बनती है। हालांकि कांग्रेस में जाने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है, लेकिन फिर भी गांधी परिवार के एक आदमी को अपने पास रखा जाए। जब मेनका गांधी की एंट्री हुई थी और खासतौर से वरुण गांधी की जब एंट्री हुई थी, तब भी यही पार्टी ने उस वक्त सोचा था। मुझे याद है प्रमोद महाजन हुआ करते थे और वरुण गांधी को ये समझाया गया कि कांग्रेस में रहकर आप क्या करेंगे, कांग्रेस का नंबर 1 जो लीडर है वो राहुल गांधी ही रहेंगे, तो आप बीजेपी में आइए और यहाँ गांधी परिवार की तरफ से नंबर 1 लीडर रहिए। लेकिन वरुण गांधी का जिस तरह से बार बार अपना जो तरीका है कामकाज करने का, उससे पार्टी ने, मुझे लगता है, बहुत हद तक बर्दाश्त किया है। जब वो पानी सर से गुजर गया तब ये फैसला किया गया है।
बिल्कुल। और शांतनु जी, यहाँ पर अगर हम सुल्तानपुर की बात करें, से क्लोज फाइट भी रही थी, बीएसपी से भी मुकाबला था, अब यहाँ पर कांग्रेस सपा बीएसपी नहीं है वहां पर। हाँ, बीएसपी तो, नहीं है। तो अब इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह से मतलब आप देखेंगे? देखिए, ये तो हमारी सब सीटों में ही देखना पड़ेगा कि जब हम 2024 की बात करते हैं तो हमें 2019 में कैसे बसपा और सपा साथ आई थी, और मेरे ख्याल से ऑन पेपर बसपा और सपा से फॉर्मेडेबल वोट बैंक किसी का नहीं हो सकता। दोनों को अगर ऑन पेपर ऐड कर दे, वो उतना परिलक्षित नहीं हुआ और बीएसपी गेनर रही उसमें। बीएसपी 10 सीट लेके आई और सपा 5। तो अब जब इन सीटों से बीएसपी हट जाएगी और बीएसपी बल्कि अलग लड़ेगी और ट्रायंगुलर फाइट होगी या चार कोने की फाइट होगी, तो वोट कटेगा वहाँ पे। बीएसपी काफ़ी क्षीण हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सीट पे 5-5, 6-6, 8-8% वोट लेगी, तो उसका लाभ भाजपा ही होगा हर सीट पे। और वो आपको सुल्तानपुर वही ओपिनियन पोल में नजर भी आ रहा है। तो यहाँ पर आसानी से कंफर्टेबल विन जो है यहाँ पर दिख रही है सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी के लिए। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प सीट की अब बात कर लेते हैं, सहारनपुर की, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता है और हर 5 साल में यहां पर रिजल्ट भी बदलता है। राघव लखनपाल वर्सेस माजिद अली के बीच यहां पर मुकाबला है और देखिए बीएसपी ने अपना कैंडिडेट इस बार बदल दिया है। हालांकि 2019 में बीजेपी की ओर से फजलुर रहमान ने यहां से जीत दर्ज की थी, 2014 में उससे पहले राघव लखनपाल यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं और तीसरी बार पार्टी ने राघव लखनपाल पर भरोसा जताया और इस बार देखिए राघव लखनपाल जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं। अनंत जी, जो इतिहास इस सीट का रहा है वो इतिहास इस बार भी रिपीट हो रहा है। अब पता नहीं, मुझे पिछली बार तो शायद राघव लखनपाल हार गए जी, एक बार जीते 2014 में जीते, 19 में हारे, इसमें हारे और पिछली बार वापस से बीएसपी जीत गए जीती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि इस बार 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स होने का फायदा उनको हो सकता है, पर ये एक ट्रेडिशनल आकलन है। इस बार मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, हालांकि हमेशा से वो करते हैं। इस बार वोट में डिवीजन होगा, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। इसलिए राघव लखनपाल को जो बाकी चीजों का फायदा होगा, बदायूं के दोहरे हत्याकांड का फायदा होगा, राम मंदिर का फायदा होगा और राघव लखनपाल के लगातार क्षेत्र में बने रहने का जो फायदा होगा। और पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हारे थे, मुझे लगता है 1 लाख से कम वोट, 60,000 अच्छा 22,000 उससे पहले 60,000 ये मैं कहना था। और 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद, जैसा अपना बदायूं राम मंदिर, तो मेरे ख्याल से सीट अब उनके लिए आसान हो गई। हाँ, आसान हो गई, लेकिन मुसलमानों को वाला वो आप अकाउंट फॉर नहीं कर सकते इस बार कि वो मुस्लिम वोट्स बट जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट्स एक ही जगह जाएंगे। वो उन लोग तय कर लेंगे कि जो होता भी है कि जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं एनवास उनको वोटिंग हो जाती है, लेकिन उसका जो रिवर्स पोलराइजेशन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सहारनपुर में, क्योंकि राम मंदिर और बदायूं का दोहरा हत्याकांड। हालांकि सहारनपुर जो है बीएसपी का गढ़ रहा है, हमेशा से बीएसपी के लिए सहारनपुर सबसे स्ट्रांग सीट मानी जाती है, लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। वहां कोई कंटिन्यू जीत नहीं पाता। एक बार आप देखो 98 से कभी एक बार समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, मतलब लगातार 2 बार कोई जीता नहीं है। वो तो पिनाज ने बताया ना कि वहां ऑल्टरनेट चलता रहे वहां पे। तो इस बार तो फिर बारी बीजेपी की है, अगर उस अल्टरनेट के हिसाब से देखें तो इस बार बारी बीजेपी की आती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार जरूर। चलिए कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। विजय जी कह रहे हैं कि कभी कांग्रेस के बारे में भी बात कर लीजिए। अभी उम्मीदवार तो शायद घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार घोषित कर देती तो उसकी भी बात करते हैं। उन्होंने उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया रायबरेली अमेठी में, तो इंतजार करेंगे। महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो कांग्रेस की कहाँ बात करे फिर। अमेठी रायबरेली तो उनका गढ़ है सर। अमेठी की सीट की चर्चा हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि आनंद जी ने उस सीट के एक पत्थर को समझा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस सीट पर अभी कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। एक कैंडिडेट वहां घोषित हुआ है, उस पर क्या चर्चा करेंगे जब तक सामने वाला कोई जो है वो हाई प्रोफाइल है। हाँ, लेकिन अब मुकाबला तो हो, कम से कम मुकाबला ही नहीं है तो अभी तो वही विनिंग कैंडिडेट है। चलिए, तो जब अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार घोषित होंगे, क्योंकि अटकलें बहुत लगती हैं, तब उस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आज की जो हॉट सीट है, जो 5वीं लिस्ट में नाम आया था, कानपुर की भी बात कर लेते हैं। प्रिया, कानपुर की सीट में क्या कुछ मुकाबला है? रमेश अवस्थी पर दांव खेला है इस बार बीजेपी ने, और यहां पर कानपुर की सीट पर जो हमारा ओपिनियन पोल है, कांग्रेस का उम्मीदवार अभी नहीं है, लेकिन रमेश अवस्थी जो हैं वो कानपुर की सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा सांसद का जो टिकट है वो काटा और आपने रमेश अवस्थी जो है
हैं अपने युवा नेता चेहरे को मौका दिया है। बिल्कुल, और देखिए लगातार एक्टिव भी रहे हैं, चाहे भाजपा का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें एक्टिव रहे हैं और कई बड़े हाई प्रोफाइल नामों ने यहां से अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन रमेश अवस्थी पर भरोसा जताया है। समीर जी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर यहां पर रही है, तो कांग्रेस के लिए भी स्थिति यहां बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। लेकिन अगर कोई मजबूत नाम कांग्रेस यहां से उतार दे, हालांकि देखिए सपा देने के मूड में तो नहीं है। देखिए, कानपुर से अगर कांग्रेस के पास एक ही नाम रहा है शिवप्रकाश जायसवाल का, 2 बार वो सांसद रहे वहां से और पिछले 2 बार से वो चुनाव हार रहे हैं। अब उनकी उम्र भी मुझे लगता है 70 के करीब हो गई होगी, तो कांग्रेस के पास उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव वहां पर है नहीं। अगर कांग्रेस यही सीट समाजवादी पार्टी से चाह रही थी, और कांग्रेस का मानना है कि एक ऐसी सीट है जहां पर वो जीतने की स्थिति रखती है, लेकिन अब कानपुर कांग्रेस के लिए वो स्थिति नहीं रही। एक प्रकार शिवप्रकाश जायसवाल का होल्ड हुआ करता था, वहां से मुरली मनोहर जोशी भी सांसद रहे हैं कानपुर सीट से। अब भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, गुटखा के लिए बहुत फेमस शहर है कानपुर का, लेकिन मुझे लगता है कि अब शिवप्रकाश जायसवाल अगर लड़ भी लेंगे तो 2 बार चुनाव हारे, इस बार वो तीसरे नंबर जाने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं रहे पिछले 5 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ढूंढना भी क्या कांग्रेस के लिए एक चुनौती हो सकता है? हालांकि इस बार निश्चित सपा रूप भी से। साथ में है समीर जी, और सपा के पास 3 विधानसभा जो है कानपुर नगर की, वो उनके खाते में है, तो उसका भी कुछ ग्राउंड का कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि विधानसभा का बहुत बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की वोटिंग का जो अगर देखोगे तो लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हो रहे हैं। मतलब से कई विधानसभा सीटें की जहां पर स्थानीय लेवल पे दूसरी पार्टियां जीत रही है और लोकसभा में एक तरफा मोदी को वोट पड़ता है। तो चुनाव तो मोदी के नाम पे हो रहा है, लोकसभा का तो मोदी को वोट पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा का इसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस का समस्या ये है कि वो कहां पर भी दूसरा नया चेहरा तैयार नहीं कर पाए। सिर्फ कानपुर की बात नहीं है, आप कहीं भी अगर देखोगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके पास वही उम्मीदवार है जिन्हें आप बार बार उतारते हो। वाराणसी के अंदर भी देखेंगे तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 2 बार हार चुके, फिर उन्हें उतार रहे हो। किसी भी सीट में कांग्रेस ने युवा नेतृत्व तो तैयार नहीं किया, और जो नेता वहां पर स्थापित थे वो भी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो सीट जिता सके। तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार होना ना होना कांग्रेस के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, संगठन कांग्रेस का कहीं पर भी नहीं है। कानपुर की सीट में और सर जो युवा नेता थे वो केरल चले गए। नहीं, लेकिन कानपुर में कांग्रेस सीट को की जो फिर- 3 सीटें जो जिन 3 सीटों पे सबसे बेहतर वोटिंग हुई है, जिसमें रायबरेली सबसे ऊपर है, 55% वोट मिला था, अमेठी जो है वहां पे 46% वोट मिला था, और कानपुर जो है वो 36% से ज्यादा वोट कानपुर में मिला। उसके बाद सारी सीटें 20% से भी कम वोट वाली है। तो कानपुर कांग्रेस के लिए हो सकती है, और समाजवादी पार्टी वहां पर कैसे उसकी मदद करे, उससे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन बीजेपी की मजबूत सीट है, मुरली मनोहर जोशी जी का जिक्र किया उन्होंने, मुरली मनोहर जोशी भी वहां से सांसद रहे, और वाराणसी से उनको कानपुर शिफ्ट किया गया था, हालांकि वो एक अलग कहानी है। हमारे साथ Political पॉलिटिकल editor एडिटर भी हमारे साथ लगातार बने हुए देवेंद्र। और कानपुर की सीट हर नेता जो है टिकट कटने के बाद यही कहता है कि भाई उसने चुनाव ना लड़ने का मन बनाया था, लेकिन इसके सीट के पीछे की कहानी क्या है ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और एक चीज़ तय कर लिया गया था कि उनको टिकट नहीं दिया जाना है। उनको इस बात की भनक लगी, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उनके परिवार में ये टिकट दे दिया जाए, और दिल्ली आके वो कई दिन बैठे भी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की, गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की, ये बताया कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। भले ही जिला संगठन में कुछ लोग आप लोगों को ये बता रहे हो कि मैं बहुत फिट नहीं हूँ, लेकिन पार्टी ने यह तय कर लिया था, पार्टी के टॉप लीडरशिप ने यह तय कर लिया था कि कानपुर में जो बीजेपी के भीतर 2 गुट चलता है, एक सत्यदेव पचौरी वाला गुट और दूसरा सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका गुट, इन दोनों गुटों से इतर हमें कोई नाम देना है। पार्टी के सामने ये समस्या नहीं थी कि कोई जिताऊ कैंडिडेट हमें ढूंढ ले, बल्कि पार्टी के सामने ये समस्या थी कि जिस कैंडिडेट का चयन किया जाना है वो इन दोनों गुटों से नहीं होना चाहिए, और उस लिहाज से रमेश अवस्थी का नाम को तय किया गया है। और सत्यदेव पचौरी क्योंकि सीनियर लीडर है, उनको ये बता दिया गया कि आप खुद ही ऐलान कर दीजिए कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। अंदर की कहानी यही थी कि सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी दोनों गुटों को नहीं दिया जाना था। महाना खुद भी ये चाह रहे थे कि या तो उनको टिकट दे दिया जाए, उनको ना दिया जाए तो उनके किसी व्यक्ति को दिया जाए। पार्टी ने इस काम को नहीं किया और इन दोनों से अलग एक चेहरे को चुना है। जीत को लेकर पार्टी कानपुर के जो अपना पार्टी का कैटेगरी है उसमें एकदम सेफ सीट वाले में कानपुर भी है। जी चलिए, तो सेफ जी पत्रकार है तो अच्छा है कि आपको पत्रकार एक एमपी मिलेगा, बेहतर बात है। वैसे पचौरी जी के करीबी माना जाता है अवस्थी जी को, क्या आनंद जी? चलिए मैं आगे आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। अब उत्तर प्रदेश से निकलते हुए कुछ और हॉट सीटों की बात करेंगे। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे वो चर्चा में आ गए, और इस बार चर्चा की वजह है कंगना को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर। तो सुप्रिया सुनेत कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता जो हैं, उस पर क्या कुछ कहा है, अब वो सफाई दे रही हैं। कंगना की तस्वीर पर सुप्रिया सुनेत की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था। भाई अब ये बात कितनी हजम होगी।
उनके अकाउंट से कंगना के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। इसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया सुनेत के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। हालांकि बाद में सुप्रिया सुनेत ने सफाई दी। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि जो शख्स उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट करता है उसने ये पोस्ट डाली है, अब उसे हटा दिया गया है। जो भी शख्स उन्हें जानता है वो जानते हैं कि महिला के खिलाफ वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करती हैं। शहजाद ने क्या कुछ कहा, दिस इज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। तो जाहिर सी बात है कि मंडी से कंगना रनौत का ऐलान हुआ नाम का उम्मीदवारी का। उसके बाद सुप्रिया सुनेत के अकाउंट से कुछ ट्वीट किए गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह के ट्वीट किए गए, जो उनकी भाषा थी, जो टिप्पणी की गई, वो मर्यादापूर्ण कतई नहीं थी। और उसको लेकर शहजाद पूनावाला ने जब सुप्रिया सुनेत को टैग करके बाकायदा उनसे सवाल पूछे कि महिलाओं को लेकर क्या आप इसी तरह की बात करती हैं, प्रियंका गांधी को भी टैग किया। निश्चित तौर पर कंगना रनौत ने भी उस पर रिएक्ट करा और उसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी चल गया। क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। निश्चित तौर पर यह किसी भी महिला के लिए आप इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और सुप्रिया सुनेत का वेरीफाइड हैंडल, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मेन चेहरा हैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन के तौर पर, इस तरह से क्या कुछ उन्होंने कहा जरा आप भी सुन लीजिए। सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा, क्या भाव चल रहा है मंडी का। मंडी से जब कंगना रनौत की उम्मीदवारी होती है तो उसके बाद ये ट्वीट आता है सुप्रिया सुनेत की तरफ से। हालांकि बाद में यह सफाई आती है कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो कोई और चला रहा था। समवन हु हैड एक्सेस टू माय मेटा अकाउंट, यानी कि फेसबुक और इंस्टा पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जो ऑब्जेक्शनेबल थी, उनको हटा लिया गया है। और सुप्रिया सुनेत ने कहा कि जो भी मुझे जानता है मैं महिला को लेकर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करूंगी। और साथ में यह भी कहा है कि एक पैरोडी अकाउंट भी चल रहा था ट्विटर पे जो मेरे नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहा था। अब सुप्रिया सुनेत कितनी भी सफाई दें, जाहिर सी बात है ये बात आमतौर पर गले से हजम नहीं होती। अगर आपका कोई ट्विटर अकाउंट ऑपरेट भी कर रहा होता है तो उसके लिए बाकायदा कागज पर आप पूरा एक डील, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसकी जवाबदेही होती है, आप अपने एक्सेस तभी शेयर करते हैं। तो यहां पर इंस्टा अकाउंट पर, माफ कीजिएगा, इंस्टा अकाउंट पर, चाहे इंस्टा अकाउंट हो, ट्विटर ऑफ भी हो, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अगर कोई एजेंसी भी आपका अकाउंट ऑपरेट कर रही होती है। तो क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा है जरा वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिया सुप्रिया जी 20 साल हो गए हैं उन्होंने इंडस्ट्री में, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा जो है, जो उन्होंने क्या कुछ कहा है। इन द last 20 years of my career as an artist, I have played all kind of women, from a गर्ल एंड क्वीन टू सेडक्टिव स्पाई इन धाकड़। तो उन्होंने कहा कि मैंने हर तरह के रोल किए हैं। मैं मणिकर्णिका में भी काम किया है मैंने, और साथ ही चंद्रमुखी में भी काम किया है, एक प्रोस्टिट्यूट का भी किरदार निभाया है, और एक महिला नेता को भी मैंने जिया है पर्दे पर। तो कह रही हैं कि मैंने हर तरह के किरदार किए हैं। आप मेरे काम को, मेरे पेशे को लेकर इस तरह से डिसग्रेसफुल कमेंट नहीं कर सकती हैं। वो कह रही हैं कि आप इस तरह की पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच जो है अगर आप रख रही हैं, किसी महिला की बॉडी शेमिंग कर रही हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर अगर आप इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं, और जो सेक्स वर्कर्स चैलेंजिंग लाइफ, जो यहां पर मुश्किल हालात में सेक्स वर्कर काम करती हैं, उनकी डिग्निटी को भी आप किस तरह से अपमानित कर रही हैं, ये यहां पर कंगना रनौत ने जवाब दिया सुप्रिया सुनेत को टैग करके। और निश्चित तौर पर जो सुप्रिया सुनेत के अकाउंट से लिखा गया वो कहीं से भी गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता है, और वो एक नॉर्मल छीटाकशी नहीं थी, वो निहायती घटिया ट्वीट था जिसको लेकर बीजेपी तुरंत अग्रेसिव हुई। और शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है तो लड़की हूं, क्या कांग्रेस से बच सकती हूं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री कहते हैं बलात्कार होगा, लड़कों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस उसे टिकट देती है। कभी कांग्रेस के नेता पर अंकिता दत्ता आरोप लगाती है, कांग्रेस अंकिता दत्ता को निकाल देती है। और आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया सुनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। सोशल मीडिया हेड, राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय जी, ये लापरवाही तो कतई नहीं हो सकती है। ये कहना कि
वो अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका अकाउंट कोई दूसरा ही हैंडल करता है। हम ये मानते हैं जो भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उनकी लाइन पर चलकर वो दिया जाता है और ये माना जाता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी उनकी है। ये अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है। ये अच्छा किया उन्होंने कि जल्दी उसके लिए सॉरी कर लिया और अपनी बात की है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं। और मैं अक्सर देखता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में वैसे ही महिलाओं का लड़ना, उतरना, चलना बहुत मुश्किल काम है। और सॉरी टू से मर्दों के जो हमारी एक लड़ाई होती है वो तो हमेशा ही अटैक करते हैं महिलाओं पर, लेकिन महिला उम्मीदवार भी, महिला नेता भी महिलाओं पर इस तरह का ये लांछन लगाए, वो ठीक नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं कि चरित्र को लेकर महिलाओं पर हम तुरंत कोई ना कोई कमेंट कर देते हैं। तो बेहतर हुआ कि सुप्रिया जी ने इसके लिए माफी मांग ली है या सॉरी मांगी है सर। मुझे लगता है माफी कारण दिया है, माफी नहीं मांगी, उसको स्वीकार नहीं उन्होंने है, पोस्ट डिलीट कर लिया। वो मेरी पोस्ट मैंने करी ही नहीं, मैंने है। करी ही नहीं, वो ये कह रही हैं कि वो किसी और ने की लेकिन है। वो गंभीर मसला है और इसको ये केवल कहकर कि वो बीजेपी अकाउंट को हैंडल कर रहा है उसको, बीजेपी से यहाँ छोड़ देगी, मुझे नहीं छोड़ नहीं, लेकिन वो जाहिर सी बात है मुद्दा बीजेपी है से कि बहुत aggressive ये मुद्दा बीजेपी को तय करना है कि छोड़ रही नहीं छोड़ रही, बहुत लेकिन ये aggressive मुद्दा गंभीर बनाएगी जो मसला समझ है में आ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत आपने मंडी से उम्मीदवार उतारे हैं, सेलिब्रिटी हैं, जाहिर सी बात है इससे आप ज्यादा आईबॉल्स भी कैच करेंगे और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आनंद जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की भाषा है मंडी में भाव, ये तो महिला को लेके इतनी घटिया और आपत्तिजनक बात सार्वजनिक जीवन में कोई भी नेता करे उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से सुप्रिया जी एग्रेसिव होती हैं तो आक्रामकता में बहुधा विवेक लोग खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी बात पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। जैसा विजय जी ने कहा कि दूसरे ही चलाते और आपने भी बताया कि दूसरे चलाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, पर जिम्मेदारी, जवाबदेही और दायित्व, अकाउंटेबिलिटी तो सुप्रिया श्रीनेत की है। और सुप्रिया श्रीनेत चूंकि प्रवक्ताओं की, आईटी की और किसकी चेयरमैन भी हैं, तो लिहाजा ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी बनती है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सफाई आनी चाहिए। महिलाओं की बात करने वाले लोग, महिलाओं के जो आज नारी वंदन अधिनियम आदि आदि की बात करते हैं हम, और जिस प्रकार से आप इस तरह सार्वजनिक रूप इसे, और ये सुप्रिया सिंह, मैं तो अभी एक्स पे देख रहा था कुछ और कोई एक छोटा मोटा नेता ने भी इस तरह की टिप्पणी की है उनके पुराने फिल्मों के जो, अरे अभिनेता है, उनका काम है। लड़ सकती हूँ का जो लेकिन पार्टी नारा देती है, कम से कम ये ये उन्हें शोभा नहीं कि देता। आप जो है इस तरह से सिर्फ ये कह देना कि देखिए हैक होना मेरा अकाउंट एक अलग बात होती है, हैक होना अलग बात होती है, वो समझ में आता है। और यहाँ पे सुप्रिया सेनेट ने ये नहीं कहा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर उन्होंने कहा मिस यूज। बिल्कुल, मुझे लगता है मतलब भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य कि जो भी महिला अभिनेत्री अगर भारतीय राजनीति में आती है तो उसे इस तरह की मतलब बेहूदी टिप्पणी का और इस तरह का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ कंगना रनौत के बारे में नहीं, इसके आप पहले देखिए हेमा मालिनी आई तो उनके बारे में ऐसा जिक्र किया गया था, जया प्रदा आई तो उसे इस तरह का मतलब अपमानित किया गया और कई तरह की भाषा इस्तेमाल की गई। मैं तो 2019 की भी याद दिलाता हूँ, उर्मिला मातोंडकर मुंबई से चुनाव लड़ी थी तो उसके खिलाफ भी वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता ने बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। तो कोई भी अगर महिला आती है फिल्म इंडस्ट्री से, तो उसके लिए नेता अगर इस तरह की भाषा करते हैं और खासतौर से एक महिला करे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घटिया हरकत है। शांतनु जी, 33% महिला रिजर्वेशन की बात करती हैं पार्टियां, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती हैं, नारी सम्मान की बात करती हैं, लेकिन जब भी इस तरह से कोई महिला उम्मीदवार उतरती है तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन से कोई भी नहीं चूकता है, चाहे वो रैलियों में हो, चाहे वो टिप्पणियों में हो, या इस तरह से आज ये हाल का ट्वीट देख लें। मेरे ख्याल से 2024 के इलेक्शन में ये एक मिसाल बनेगी उसके लिए। 33% जो रिजर्वेशन है वो तो आ चुका है, अब कार्यान्वित होगा अगले कुछ समय में। और कंगना रनावत ने अपने जो फिल्मी करियर में अच्छी बड़ी सामाजिक पिक्चरें बनाई हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो झांसी की रानी पे जो उनकी पिक्चर हो। और अगर 2-3 साल पहले जैसे उनके ऑफिस में, उनके स्टूडियो में बुलडोजर पहुंचा, शिवसेना ने पहुंचा, अब शिवसेना बढ़ चुकी है और वो मंडी से टिकट लड़ रही हैं, एक सशक्त महिला हैं, सामाजिक विषयों में बोलती हैं, तो इससे मेरे ख्याल से मिर्ची तो लगती है सबको। और ये कह देना कि मेरा, देखिए जैसा आनंद जी ने कहा, वो आईटी जो है, सोशल मीडिया है कांग्रेस का, उसकी चेयरमैन है। आई एम श्योर उसका एक प्रोसेस होता होगा, टीम करती होगी, तो इतने बड़े विषय में पूछ के लिखेगी वो, या फिर कम से कम वेरीफाई कर देगी। तरीका होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें अप्रूव करता है नेता, तब जाके ट्वीट होता है। ऐसे नहीं इतने बड़े विषय में कोई लड़का अपने आप या कोई लड़की जो उनका होगा, तो ये बच रही है, उन्होंने अपने आप ही डाला और ऐसा चित्र निकाल के जानबूझ के डाला। देखिए आप कोई फिल्म है तो उसके अलग अलग तरह के चित्र होंगे, एक अलग तरह का चित्र निकाल के उसको मंडी में आपका भाव क्या है,
ये मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने खुद सोच के लिखा है, अब वो बचने की कोशिश कर रही है कि उन्हें लगता है तो और बहुत एक backfire बात कर गया। और मैं और जोड़ना यहाँ पर चाहता अभी हूं तक एग्रेसिव रिएक्शन ये भी नहीं आया कि तुरंत प्रियंका गांधी रिएक्ट करती हैं या कुछ इस तरह का एग्रेसिव। मुझे लगता है प्रियंका गांधी के रिएक्शन के बाद ही ये तुरंत नहीं, किया लेकिन एक होगा। काउंटर, एक परसेप्शन के लिए आप आके कुछ बोलते, कुछ कहते, कुछ आप जवाबदेही, कुछ इस तरह का नहीं कि वी आर। लेकिन पर एक मैं शांतनु जी की बात पे कहना चाहता हूं, वो सामाजिक फिल्में ना भी करें। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो अच्छी फिल्में ना कैसी करें, बुरी फिल्में भी करें, तब तो भी- पर आपको क्या अधिकार मिल जाता है कि आप उनके भाव पूछेंगी? बिल्कुल। और आप ये तो सिर्फ निहायत- और आप यही सिर्फ बात कर ऐसी रहा हूं, भाषा ये issue इस्तेमाल नहीं है, करके ये issue कंगना नहीं हो रनौत सकता कि को वो अच्छी फिल्में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी महिला को, हर महिलाओं को किसी भी महिला के किसी देह भी- को आप दिखाकर और पूछ रहे हैं आपका भाव क्या है, ये डिस्गस्टिंग। ये इशू ही नहीं हो सकता कि वो अच्छी फिल्में करती हैं, और अच्छी फिर उस पर हीरोइन। माफी नहीं मांगना, माफी नहीं मांगना, सफाई देना। चलिए इसी के साथ आगे मतलब बढ़ेंगे वैम्प भी कोई और आज मंडी correct सीट हो की जाए बात तो उसका कोई सबसे मतलब पहले नहीं अपने है। ओपिनियन पोल में करते हैं विजय जी। मंडी सीट का हम आपको हाल दिखाते हैं, ये हॉट सीट है और देखिए बीजेपी के खाते में 2014 में थी, 2019 में भी थी। यहां पर मुकाबला कंगना रनौत वर्सेस प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की प्रतिभा सिंह की ओर से होगा। हालांकि प्रतिभा सिंह लगातार एक मैसेज दे रही हैं कि वो चुनाव लड़ना ही मना नहीं कर चुकी चाहती हैं, हैं, मना कर रही हैं। मना कर रही है कि वो लड़ना ही नहीं चाहती हैं। और कंगना रनौत यहां से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक जीतती हुई नजर आ रही हैं। सेफ सीट है बीजेपी के लिए। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और आपसी कलह की लगातार समीर जी खबरें आती रही हैं। क्या यही एक वजह है कि प्रतिभा सिंह लड़ना ही नहीं चाहती और ये जानती हैं कि शायद वो जीत दर्ज भी ना कर पाए? देखिए 2019 की अगर लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो सारी सीटें हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। प्रतिभा सिंह उपचुनाव में चुनाव जीतकर आई थी। बड़ी नेता है, वीरभद्र सिंह की पत्नी है, बेटे भी इनके कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्रदेश की अध्यक्ष है। जिस हिसाब से अभी मुख्यमंत्री के साथ इनका झगड़ा चल रहा है वहां पर, और मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, मुझे लग रहा है, और उन्होंने कह भी दिया है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि संगठन अभी बहुत काम नहीं कर रहा है और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। तो मुझे लग रहा है वैसे भी अगर वो चुनाव लड़ भी लेती तब भी जीत भारतीय जनता पार्टी की वहां पर होनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 में भारतीय जनता में जो पार्टी कैंडिडेट जीते थे वो भी अप्रोक्सीमेटली 68-69% वोट उनको पड़े थे। नहीं, लेकिन इसमें है कि वीरभद्र सिंह की फैमिली की सीट है। और अभी 2009 में जीते थे वो। हाँ, और फिर प्रतिभा जी अभी जीती, बाई इलेक्शन में वो जीती हैं सीट को। लेकिन अभी पिछला जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है वो इस लोकसभा चुनाव का नतीजा बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। प्रतिभा जी भी इसलिए छोड़ रहे क्योंकि वो संगठन ही नहीं, वो तो उस पार्टी से ही अलग हो गई है एक तरह से। पूरा देखा जाए जो अभी एमएलएज का भी जो झगड़ा हुआ है, एक्सपल्शन हुआ, वो सारी चीजें मिलाकर कांग्रेस की वहां पर घर बचा नहीं है। प्रतिभा जी नहीं भी लड़ेंगी तो भी कोई बात नहीं है, लड़ें तो भी कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद ने मना कर दिया, इसलिए वो सीट अपने आप ही बीजेपी के पास आ गई। इसलिए वहां पर कैंडिडेचर मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिया जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रतिभा जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा हालात अच्छे नहीं है इसलिए मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। तो उनके शब्दों पर अगर हम गौर करेंगे तो हालात के बारे में अगर जिस तरफ वो इशारा कर रही है कि सांगठनिक रूप से वो क्षेत्र में हालात ऐसे नहीं है कि प्रतिभा जी अभी किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग एमपी अगर ऐसा कहता है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां के हालात कैसे होंगे। और कंगना रनावत को मुझे लगता है कि एक तो सेलिब्रिटी होने का फायदा मिलेगा, दूसरे उनके दादाजी की विरासत जो है वो विधायक रह चुके हैं उस इलाके से, उसका भी फायदा होगा। क्योंकि उनके पिताजी ने 2023 में ही इस बात का 16 दिसंबर 2023 को इस बात का हिंट कर दिया था कि कंगना यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज एक बयान है जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चिंता में डाल सकते हैं, शांता कुमार जी का। शांता कुमार जी ने जिस तरह कहा, हाँ बताइए सर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। शांता कुमार जी ने एक तरह से आपत्ति दर्ज की है कि पार्टी के कार्यकर्ता की बजाय आप ये कर रहे हैं। इस पर देवेंद्र से एक रिएक्शन ले लें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कहा था जब अरुण गोविल को टिकट मिला था। देवेंद्र जी, जब पार्टी को पता है कि राम लहर है, मोदी का चेहरा है, सेफ सीटों पर भी सेलिब्रिटीज को टिकट देना, क्या स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की? कार्यकर्ता और संगठन में भी मैसेज सही नहीं जाता? और देखिए ये हमेशा से होता रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। आप शत्रुघ्न सिन्हा के समय से उठा कर देखें तो हमेशा पार्टी करती है इस काम को, और उसके पीछे पार्टी की सोच ये रहती है कि आप उस वर्ग तक भी पहुंच जाते हैं ऐसे सेलिब्रिटी के मार्फत जो आपके वोटर्स ना हो। और वो कोशिश ये रहती है कि अगर आप बड़े चेहरों को लेकर आ रहे हैं तो उसमें उनके साथ साथ उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको भी आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। सीट के हिसाब से अगर आप बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मथुरा सीट की बात कर लें, मथुरा सीट पे बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं जो कि काफ़ी काबिल विधायक हैं, वो लगातार जनता के बीच काम करते हैं। हेमा मालिनी एक सांसद के तौर पर बिल्कुल भी नहीं काम करती है, वहाँ पर बहुत कम जाती हैं। और स्थिति ये रहती है कि अगर हेमा मालिनी से किसी मथुरावासी को कोई काम कहना हो तो किसी विधायक को पकड़ता है, और अगर सीधे हेमा मालिनी को पकड़ लिया
तो हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि हेमा मालिनी भी उस विधायक को ही बोलती हैं कि जरा इनका काम करा दिए। तो ऐसी स्थिति रहती है। बावजूद इसके आप जब सेलिब्रिटी फैक्टर को अपने साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ एक फैन फॉलोइंग जोड़ते हैं। कंगना रनौत के केस की अगर बात कर लें तो सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्शन किया है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो कुछ भी उन्होंने चलाया था उसका उन्हें बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बॉलीवुड में उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी के भीतर एक धारणा बन गई थी कि इनको टिकट दिया जा सकता है। संघ के नेताओं से उनकी खूब मुलाकात हुई। पिछले दिनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे तो कुल्लू में, तो वहाँ पे जाकर वो मिली थी। तो एक वो सहमति पार्टी के भीतर थी कि इनको टिकट दिया जाना है। मकसद वही है कि उनके साथ साथ उनके फैन फॉलोइंग को भी अपने साथ जोड़ लो। चलिए, तो और कंगना रनौत जो है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जब उनसे बात की गई होली की खुशियों के बीच में जो सियासी उनको मौका मिला है उस पर क्या कुछ कहा कंगना ने, जरा सुनिए। फैमिली की वो पहले से ही हम लोग सब बहुत राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोग हैं। बेबाक देखिए, हम लोगों का जो प्रयास है वो ये नहीं है कि हम किसी से उलझें या किसी को नीचा दिखाएं या किसी को ऊपर दिखाएं, ऐसा प्रयास नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि मोदी जी का जो विजन है, जो भारत के लिए जो विजन है, हम उनकी सेना है। जय श्री राम का लक्ष्य था और उनकी हनुमान जी की जो सेना थी हम वो सेना है। अब हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसको हम जला डालेंगे। दहन किया था वैसे जला डालेंगे। वो ये जो हमें कार्य संपन्न दिया गया है उसको बहुत भारी मात्रा में हमें संपन्न करना है। बहुत भारी, छोटी मोटी जीत नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि जो मुझसे अपेक्षा है, जो मंडी जिला से अपेक्षा है, जो ठाकुर साहब जो उनसे सुबह भी बात हुई उनसे और उनकी जो पूरी टीम है उससे अपेक्षा है, वो हमारी जो लीडरशिप है उनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है हम लोगों से। हम लोगों का सिर्फ जीत जाना ही बहुत नहीं होगा, तो हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या करना है। शांतनु जी, कंगना इस बात को लेकर उत्साहित हैं और पिछले कई समय से जब खास तौर पर मुंबई में उनका घर तोड़ा गया था उसके बाद से उस सनातन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर अपनी बातें रखती रही हैं और शायद इसका फल उन्हें मिला है टिकट के रूप में। देखिए, जैसे कहा भी गया, उनका बॉलीवुड में एक तरह से तिरस्कार भी रहता है। वो एक लॉबी है बॉलीवुड की भी, जो हम कहते हैं सनातन प्रो, सनातन एंटी, तो वो प्रो सनातन लॉबी में आती हैं। उस तरह की पिक्चरें जैसे मैंने पहले कहा कि बनाती हैं, जो पहले काफ़ी कम बना करती थी। तो उसका खामियाजा भुगता उन्होंने। उनका घर भी, उनका स्टूडियो तोड़ा गया और अब एकदम से जैसे कहते हैं कि 180 डिग्री स्थिति बदली उनके साथ। उनको मंडी से टिकट मिला और वो जीतते आती हैं तो लोकसभा में दिखेंगी वो आपको। तो हिमाचल की बाकी सीटों पर इसका कुछ असर बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सेलिब्रिटी मेरे ख्याल से वो, क्योंकि हिमाचल छोटी जगह है, वहाँ पे वो और जगह भी रैली करने जाएंगे। उनका सेलिब्रिटी फैक्टर है। और जो देखिए, जो प्रदेश होता है, जो जगह होती है, वो अपने सेलिब्रिटी में गर्व लेती है कि भाई मेरे यहाँ से आया है। प्राइड फैक्टर होता है। प्राइड फैक्टर होता है। तो प्राइड फैक्टर जब वो संसद में जाएगा तो लगेगा हिमाचल प्रदेश की सीट और आसपास की सीट 2014-2019 दोनों में 4 की 4 सीटें लेकर के। चलिए, और अब एक और हाई प्रोफाइल हॉट सीट की बात कर लेते हैं। वायनाड। राहुल गांधी अमेठी जाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वायनाड पहुंच चुके हैं और वायनाड की भी राह क्या इस बार उनके लिए आसान होगी, मुश्किल होगी, क्या कुछ कहती है हमारी ओपिनियन पोल की तस्वीर। राहुल गांधी जीत रहे हैं, लेकिन क्या ये जीत आसान होगी जब एनी राजा वहां पर मैदान में हैं और के सुरेंद्र अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी यहां पर भेज दिया गया है राहुल के साथ मुकाबले में। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या राहुल गांधी के लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा या जीत का मार्जिन ही बस कम करेगा? बिल्कुल, और देखिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प भी बना दिया है बीजेपी ने। और राहुल गांधी के लिए कम से कम अब जो बहुत आसान जीत मानी जा रही थी, केरल के लोग, राहुल गांधी अक्सर ये कहते रहते हैं कि बस आइए और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब के सुरेंद्रन के आने से मुझे लगता है समीर जी, राहुल गांधी को चिंता करने की बहुत जरूरत है। देखिए, 2019 में जब राहुल गांधी वायनाड गए थे तो सिर्फ फायदा राहुल गांधी को नहीं हुआ था। सिर्फ वो चुनाव नहीं जीते थे, केरल में 20 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। उसका एक बड़ा कारण ये रहा था कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ने चले गए थे। इसका एक फायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन अब 5 साल बाद राहुल गांधी फिर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जीत वहाँ से जरूर होगी, मार्जिन जरूर कम होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर उम्मीदवार को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सुरेंद्रन को वहाँ से उतारा है। इसके अलावा एनी राजा की वाइफ वहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो चुनौती राहुल गांधी के सामने निश्चित रूप से होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र में थोड़ा काम भी किया है।
उस क्षेत्र में उनकी जीत सुनिश्चित मुझे लगती है। मार्जिन जरूर कम होगा, लेकिन मुझे पिछली नहीं बार लगता 4 कि लाख राहुल का गांधी मार्जिन था, वायनाड तो में इस बार हारेंगे। आपको लगता है कम मार्जिन होगा? नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता जो हारेंगे नहीं, जातिगत जीतेंगे समीकरण जरूर। है वायनाड के 45% हिंदू वोट भी हैं, क्रिश्चियन, एसटी, मुस्लिम वोटों को निकाल के अगर उसमें सेंधमारी होती है तो कुछ आपको लगता है या नहीं सेफ है? नतीजे के तौर पे तो मुझे कुछ नहीं लगता। यदि देश की जो 50 सीटें हैं जिस पे जो हाईएस्ट मार्जिन रहा, उसमें कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, उसमें से एक सीट राहुल गांधी की वायनाड सीट है, जो 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने उसको विनिंग मार्जिन रहा है। और वायनाड में उन्होंने बहुत काम भी किया। उसका हर्जाना यहाँ उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश को भूल गए और अमेठी में नहीं आए। तो वो वायनाड में अपने आप में काफ़ी दमदार है। और एनी राजा अच्छी कैंडिडेट हैं, डी राजा की वाइफ है, लेकिन पिछली बार भी लेफ्ट की तरफ से कैंडिडेट वहां पर था और उसी के खिलाफ उन्होंने पार्टी ने जीत हासिल की है। के सुरेंद्रन को बीजेपी के भले ही अध्यक्ष हूं, लेकिन बीजेपी का संगठन वहां पर केरल का कोई इतना मजबूत नहीं है कि वो कोई चुनौती के तौर पर राहुल गांधी के लिए खड़ा हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल, इसको थोड़ा हम पॉलिटिकल स्टोरी के तौर पर देखें। राहुल गांधी जीत जाएंगे, इसमें आप सब लोग एकमत हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो एक दायित्व होता है उसमें फंसा दिया है उनको। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज के फंसा दिया और सीपीआई ने डी राजा की पत्नी को। अब जितने उनके दौरे हो सकते थे, उनको थोड़ा वायनाड में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनकी भौतिक उपस्थिति ज्यादा वायनाड मांगेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पूरे देश में जो वो चुनाव प्रचार कर पाते उसमें थोड़ी कमी आएगी। मुझे ये लगता है कि ऐसा राजनीतिक तौर पर होगा। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से देवेंद्र से भी ले लेते हैं। देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है, वायनाड का मुकाबला के सुरेंद्रन के आने के बाद कितना दिलचस्प है? और अगर एक तरफा हिंदू वोट अगर के सुरेंद्रन को मिल जाते हैं तो क्या फिर जो हमारे ओपिनियन पोल है, फिलहाल राहुल गांधी तो जीत ही रहे हैं, कुछ बदलाव हो सकता है? हिंदू वोटर के माइंडसेट को अगर आप नॉर्थ इंडिया से करके देखें तो वो बात सही नहीं रहेगा। वहाँ के हिंदू जो हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं और उस लिहाज से पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से पोलराइजेशन वहाँ पे होता नहीं है। और राहुल गांधी पिछली बार लगभग 65-66% के आसपास उन्होंने वोट हासिल किया था। तो ऐसे में इस बार भी के सुरेंद्रन के जाने के लिहाज से कोई बहुत चुनौती हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी केरल में जिस सीट को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है वो त्रिशूर वाली सीट जरूर है कि वहाँ पर बीजेपी को लगता है कि त्रिशूर सीट कर पाएगी। वायनाड में कोई बहुत ज़्यादा पार्टी को उम्मीद नजर नहीं आ रही है और ना ही के सुरेंद्रन के हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती होगी वायनाड में ऐसा बिल्कुल नहीं।